Hello students, let's start another lecture of mole concept series with a very nice thought कि simplicity is the ultimate sophistication। ये बात मैंने इसलिए बोली बिकॉज हम लाइफ में सोचते हैं कुछ मुश्किल करना है तभी कुछ अच्छा होगा, लेकिन लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ऐसा क्या काम करना है जिससे आप सब कौन सा गेम बनाएं जिससे आप सबसे ज़्यादा अर्न कर सकें। तो आपके दिमाग में सीधे बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाली गेमिंग आएगी। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि आप लूडो गेम के नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखें। मतलब चीज़ों को जितना ईजी और सिंपल सोचेंगे उतना ज़्यादा ईजी है। ऐसे ही अब आपको लेट से रिवीजन करना है तो आपके दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ आएंगे, लेकिन बेस्ट वे रिवीजन का क्या है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी रिवाइज करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो हम एक बारी में नहीं कर पाए। सो लेट्स बिगिन अवर टास्क। तो लास्ट लेक्चर तक हम हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे मैटर। जैसे ही हम मटेरियल पार्टिकल की बात करते हैं वैसे ही हम किसकी बात करेंगे? मैटर की बात करेंगे। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज़ अ स्पेस, ये सब हमें पता है, एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो आपको मैं ये बोलूँगा, कभी भी अगर आपने मटेरियल वर्ड सुना, एनी टाइम अगर आप मटेरियल वर्ड सुन रहे हैं, मैंने वैसे सम स्टूडेंट्स को इस पर कन्फ्यूज़ होते देखा है। मटेरियल का मतलब क्या होता है? इट हैज़ सम मटेरियल, पार्टिकल मतलब मैटर। और जिस भी नाम के आगे मैटर लग जाए आप समझ जाना इट हैज़ स्पेस, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ओके, अब अगेन हम क्या करने वाले हैं? हर चीज़ को क्लासीफाई करते हैं और हर चीज़ को क्लासीफाई करने का एक रेफरेंस होता है। ऐसे ही इसे भी क्लासीफाई करने का रेफरेंस है। तो सबसे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे जब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है जो हमारा सबसे ज़्यादा यूसेज होगा। वी नो दैट ऑल्सो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं लाइक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बट डेली लाइफ में इनके एग्जांपल्स बहुत कम है। लेकिन एक दूसरा है जिसका एग्जांपल सबसे ज़्यादा है। तो दूसरा है जिसका एग्जांपल सबसे ज़्यादा है, वो क्या है? दिस इज़ योर प्लाज्मा। यस, प्लाज्मा हर तरफ है। फ्लेम किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मा का। ट्यूबलाइट, CFL, एवरीथिंग। तो एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, एक जिसका बहुत ही कम है। बट केमिस्ट्री में जनरली हम क्या कर रहे हैं? एटम्स का ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं? जस्ट एटम्स के ट्रांसफॉर्मेशन से जो मेजर 3 फेसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको पढ़ेंगे। जैसे बचपन से ही हमें एक बात पता है, जब भी हमें बचपन में होमवर्क मिलता था कि या क्लास में टेस्ट मिलता था, राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम तुरंत 3 बॉक्सेस बनाते थे जिसमें से एक बॉक्स बनाते थे एंड एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, जिसमें एटम्स इसमें क्लोजली पैक्ड हो जाते थे। फिर लिक्विड्स का डायग्राम, इसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, फ्री टू मूव होते। ध्यान रहे, फ्री टू मूव, लेकिन इतने भी फ्री नहीं कि कितनी भी दूर चले जाए। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे हम 2 बॉल को एक थ्रेड से बांध दें तो उस डिस्टेंस में वो बॉल आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उस डिस्टेंस के बाद नहीं। ऐसा ही लिक्विड में है। लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक रेंज तक है, उस रेंज के बीच में मॉलिक्यूल्स कैन मूव टू एंड फ्रो, मतलब कंप्रेसिबल है। गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। आगे हम पढ़ेंगे, अगर गैस आइडियल है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 0, बट एज यूजुअल कुछ भी आइडियल नहीं होता। तो अगर गैस रियल है तो इट हैज़ सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बट स्टिल क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो गैसेस दूर दूर तक जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्लासीफाई किया है, तो वहाँ पर रेफरेंस क्या है? हमेशा रेफरेंस होता है। तो जब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, तो मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमेशा मेरा एक क्वेश्चन रहता है, आप बताइए मुझे, वाटर आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है? फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है, एट द सेम टाइम वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है? एट द सेम टाइम वाटर गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जब हम उसे वेपर बोलते हैं। तो मेरा सवाल है, आप बताइए व्हाट इज H2O। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको और आपसे पूछता हूँ व्हाट इज H2O। तो आपका सवाल, आपका जवाब क्या होगा? सवाल तो मैंने पूछा है व्हाट इज H2O। आपका ए ऑप्शन क्या है? क्या ये सॉलिड है? बी ऑप्शन, क्या आप अगर मैं सिंपली H2O लिख दूं तो लिक्विड बोलोगे? या सी ऑप्शन गैस? और हम सबका फेवरेट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या ऑल ऑफ दीज होगा? तो यहाँ पर सोचने को मजबूर हो जाओगे। क्यों?
क्योंकि बिगिनिंग में हम एक बात मिस कर गए कि फिजिकल स्टेट्स पे जब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूम टेम्परेचर। किसके बेसिस पे? रूम टेम्परेचर के बेसिस पे। देखो बहुत मुश्किल नहीं सोचना है, हमें सिंपल सिंपल सोचते जाना है और एनसीईआरटी रिवाइज करते जाना है, ठीक है। अब जिसको मेरी स्पीड धीरे लग रही है वो वीडियो 2x कर लो, जिसको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है वो वीडियो को स्लो कर सकते हो। तो यूट्यूब पे आपको पता है दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, तो आप रूम टेम्परेचर पे देखिए वाटर क्या है, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है, तो व्हाट इज योर आंसर? लिक्विड। क्लास में मैंने देखा है कुछ बच्चे ऑल ऑफ दीज भी आंसर देते हैं, तो आप ध्यान रखिए मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन विद रेफरेंस टू रूम टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे बेस्ड है। अगर रूम टेम्परेचर चेंज कर देंगे, लेट से रूम टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वाटर क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम आपको बोलेंगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। वैसे आप सभी को आइडिया भी है, फिर भी हम फटाफट आपको बोल देते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, ये कंप्रेसिबल होते हैं? बिल्कुल नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इनकी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, एंड दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और जो मेन चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो क्या है? एक नॉट कंप्रेसिबल, बिकॉज ये टर्म्स हम बाकी चीज़ों में भी यूज़ करेंगे, प्लस जो फ्लो कर सकती हैं, कोई भी चीज़ें जो फ्लो कर सकती हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी क्या होती है? ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर एक स्केल रख दूंगा तो वहीं रहेगा, सुबह शाम दोपहर वहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन इतने भी वीक नहीं होते कि मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाए। तो यू कैन से लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंप्रेसिबल, लेकिन वेरी लेस। तो आंसर आएगा स्लाइटली, स्लाइटली कंप्रेसिबल। फ्लूइडिटी होती है यस। तो एज यूजुअल हमें पता है कि रूम टेम्परेचर हमारा रेफरेंस है, तो हम कह सकते हैं लिक्विड क्या है? लिक्विड वो चीज़ है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। सर ये क्या डेफिनेशन हुई? बिल्कुल सही बात है, ये एकदम गलत डेफिनेशन है। तो अब आप बताइए कोई चीज़ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कब होती है? तो आप बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा देखिए, माना केमिस्ट्री में याद करने का है, बट थोड़ा उसे समझ के याद करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो, कोई चीज़ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कब होगी? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर होगा, व्हेन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर, और व्हेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होगा तभी होगा। तो वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है विच इज़ लेस देन 298 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है विच इज़ ग्रेटर देन 298 केल्विन। तो आप ऐसी सॉलिड को भी बोल सकते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से, सोच के बताइए, ऊपर होगा या नीचे? ऑब्वियसली हायर, क्योंकि रूम टेम्परेचर से लेस होगा तो वो गैस हो जाएंगे। सेम वे अब ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप सोच के बताइए कि वाटर गैस, तो अब आपको क्लियर हो गया कि गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बिलो रूम टेम्परेचर होता है, प्लस दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, और दे कैन फ्लो, इवन दे कैन इवेपोरेट विद हाई स्पीड, तो ये मूव कर सकते हैं। तो यू कैन से वेरी वेरी वेरी, मतलब फ्लूइडिटी वर्ड इनके लिए यूज़ ही नहीं करना चाहिए, इनके लिए वर्ड तो बल्कि डिफ्यूजन यूज़ करना चाहिए। तो हाईली डिफ्यूज्ड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ सोचो। क्या सोचना है आपको? यू हैव टू थिंक लाइक दिस। पहले तो हम आपको ये बोलते हैं कि पहले ऐसा करते हैं, सॉलिड्स को देखते हैं। तो अगर हम देखें तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर ऑलमोस्ट क्लोजली पैक्ड। ये क्या है? हमारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे, आप समझ जाना, इसको रिप्लिकेट करते चले जाना कि येस देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। तो ये है हमारा सॉलिड। अब इस सॉलिड को हमने क्या कही? कुछ एनर्जी सप्लाई की, वी सप्लाइड सम एनर्जी टू इट, इसको कुछ एनर्जी दी हमने। एनर्जी देने से होता क्या है? अगर आप हीट कर रहे हो तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका हीट, आपने इसको हीट दी तो एनर्जी मिली मॉलिक्यूल्स, तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे आप बॉल को डंप करते हो ना, ज़मीन पे मारते हो तो वो उछल के ऊपर आती है, तो समझ लो वो वाइब्रेशन ये थोड़ा आगे पीछे टू एंड फ्रो हुए,
तो जैसे ही वो टू एंड फ्रो हुए तो अभी बॉल्स कैसे हो गई, टू एंड फ्रो मोशन की वजह से हमें लगेगा कि बॉल्स थोड़ी सी दूर दूर हैं क्योंकि वो अपने प्लेन पे क्या कर रही हैं, ऑसिलेट। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कह सकते हैं, ऑसिलेशन। फिर हमने क्या किया, हमने और एनर्जी प्रोवाइड की, और एनर्जी प्रोवाइड होने की वजह से अब मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए, इतनी दूर हो गए कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट ही गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे मानो कि पहले दो बॉल स्टिक थी, फिर उसके बाद वो बॉल इतनी दूरी पे है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, लाइक थ्रेड से बंधा हुआ है, फिर इन्हें इतनी एनर्जी मिली कि ये उस थ्रेड को तोड़ के भी भाग गए। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी वेरी फार, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो अगर आप बात करें बेसिकली, तो अगर कोई चीज़ सॉलिड है, कोई लिक्विड है और कोई गैसेस है, तो उनके मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें कि किस चीज़ का डिफरेंस है, तो व्हाट यू कैन से, जो सॉलिड है दे हैव लीस्ट एनर्जी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी लीस्ट होती है, इसलिए अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी हायर होती है, मोर प्रिसाइजली काइनेटिक एनर्जी। अभी हम आगे चलेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे रियल गैसेस में कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ मोशन की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो कोई बॉडी पोसेस करती है ड्यू टू मोशन, तो अभी मैं सिर्फ मोशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और गैसियस पार्टिकल की हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का बढ़ाने का तरीका क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वे टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलोगे सिंपली सप्लाई हीट। हीट का हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम होगा। मतलब अगर मैं सॉलिड को कन्वर्ट करना चाहता हूँ लिक्विड में और लिक्विड को कन्वर्ट करना चाहता हूँ गैस में, तो मेरे को क्या सप्लाई करनी है, हीट। तो मैं हीट सप्लाई करके, मतलब प्रोसेस को एंडोथर्मिक बनाकर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब रिवर्स सोचो, रिवर्स आपको ऐसे सोचना है, व्हेन मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, जब मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में ही होगी। तो गैस जब लिक्विड में चेंज होता है तो इट रिलीज हीट। इसीलिए ध्यान हो, जब आप छोटे थे तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, टेस्ट में पूछते हैं, एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी होगी, कि हीट बर्न बाय स्टीम इज मोर सीवियर देन बर्निंग बाय हॉट वाटर, क्योंकि जब स्टीम क्या होता है, टच में आता है, तो वो क्या होता है, कंडेंस, और वो हीट रिलीज करता है। तो अगर गैस को लिक्विड में जाना है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो, और अगर लिक्विड को सॉलिड में जाना है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो। ये बेसिक चीज़ हमें समझनी है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, थोड़ा एनसीईआरटी की लाइंस को भी देख लें। तो जो हमने पढ़ा है, लेट्स सी एनसीईआरटी की लाइंस उन्हें क्या कह रहे हैं, आपने मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पे स्टडी किया है कि मैटर को और किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो अब तक तो हमने मैटर को क्लासीफाई किया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब हम मेटल को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। तो प्योरिटी के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया। तो जैसे ही हमने मैटर को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, तो ऑब्वियसली मैटर को बहुत ज़्यादा आप खुद भी सोच के बता सकते हो इसे, कि उस केस में मैटर दो ही टाइप के होंगे, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। ठीक है, प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब है विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें एक ही टाइप का एटम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एलिमेंट। बट क्या हमेशा जो प्योर होंगे उसमें एक ही टाइप के एटम होंगे, नो। प्योर सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू इन अ फिक्स्ड रेशियो, जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, और क्या बनाते हैं, देन दे फॉर्म कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं, तो वो भी प्योर फॉर्म है। तो अगर कोई सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट किसे बोलते हैं, विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, और कंपाउंड्स किसे बोलेंगे, विच हैव सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब सारे CO2 के ही मॉलिक्यूल्स हों, वाटर में सारे H2O ही हो, तो ये प्योर फॉर्म है। अब आते हैं इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म में आपको पता है कि इम्प्योर फॉर्म बेसिकली क्या होगी, जब दो चीज़ें मिक्स होंगी। अब जब दो चीज़ें मिक्स होंगी तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो मिक्सिंग के बाद आपको दिखें,
अगर वो आपको मिक्सिंग के बाद दिख रही हैं तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और अगर वो मिक्सिंग के बाद आपको नहीं दिख रहे तो व्हाट डज इट मीन, दे आर होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस, अब अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की, कि जो हेट्रोजीनियस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स विच हैव डिफरेंट फेस, जिनमें डिफरेंट फेसेस होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फेसेस होने का मतलब, तो आपको ये समझ जाना है कि डिफरेंट फेसेस मतलब दिखाई देने चाहिए, डिफरेंट फेसेस बाय नेक्ड आई। अब ऐसा नहीं होते तो अब आप बोलोगे कि सॉल्ट और वाटर है, बट वो दिखने भी चाहिए। ओके, तो जो वो डिफरेंट फेसेस होते हैं उनके नाम क्या होंगे, तो यू कैन इजीली नेम देम ऑल्सो। अगर सैंड और वाटर का एग्जांपल बोले तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सस्पेंशन, क्योंकि कुछ टाइम बाद सैंड वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसे आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। लेकिन अगर वो मिक्सिंग के बाद सेपरेट नहीं होते, जैसे मिल्क, तो वो क्या कहलाते हैं, कोलॉइड्स। क्या कहलाएंगे, कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स का डिटेल स्टडी हम कौन से चैप्टर में करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस इतना जानने की ज़रूरत है कि कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विच डू नॉट सेटल, और सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विच सेटल। अभी इतना जानने की ज़रूरत है। फिर होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन, इसके लिए इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे सॉल्यूशन का में। अभी बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स यानी जिसमें मिक्सिंग के बाद पता ही ना चले 2 3 4 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उन्हें हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एयर हैज़ लॉट्स ऑफ गैसेस, बट क्या आप देख के बता सकते हो ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, ये सब बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। जब नहीं बता सकते हो तो व्हाट डज इट मीन कि ये एयर इज़ अ सॉल्यूशन। तो ध्यान रहे, थोड़ा सा हमारे दिमाग में ऐसा कुछ रहता है कि सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, वी कॉल सॉल्यूशन, हम उसे सॉल्यूशन बोलेंगे जो लिक्विड होगा। नहीं, सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड, सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, सॉल्यूशन कैन बी गैस। जैसे एलॉय क्या होते हैं, एलॉयज आर ऑल्सो सॉल्यूशंस। तो ध्यान रहे, सॉल्यूशन डेली लाइफ में हम लिक्विड के लिए यूज होते हैं, तो दिमाग में बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी की लाइंस को समराइज करते हैं। अब मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो एंड देयर कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल। तो प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कॉम्पोनेंट। तो वो यही बोल रहे हैं कि मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे, जिसमें एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो या 2 एटम अगर किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो तो वो प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इम्प्योर में क्या आएगा, जब बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो। मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे, दे आर ऑल मिक्सचर्स। नाउ प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल क्या होंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जिसमें एक ही टाइप के एटम है, वाटर जिसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जिसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसमें अब जैसे बोलेंगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में क्या बोलेंगे, ग्लूकोज हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिक्सड इन सेम रेशियो। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक मिक्सड सेम रेशियो में, फिक्स रेशियो में मिक्सड है। फिर हैंस लाइक अदर प्योर सब्सटेंस, ग्लूकोज का भी क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। और आप कैसे भी तरीके लगा लो, जैसे वाटर है, वाटर में से आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ग्लूकोज में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। हाउ, बाय यूजिंग सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो लर्न दिस, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स जैसे डिस्टिलेशन, बॉयलिंग, तो आप, या और सिंपल भाषा में बोले तो इवेपोरेशन। जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करो, तो आप इवेपोरेट करके सेपरेट कर लोगे। शुगर और वाटर को भी आप इसी तरीके से सेपरेट कर लोगे। सैंड और वाटर को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लोगे। मतलब दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्टरिंग टेक्निक्स। ठीक है, लेकिन
अगर मैं बोलूँ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करो तो आप इसे सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हालांकि आप इसे कर सकते हो बाय इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड मतलब सिंपल मेथड्स नहीं है, तो यू हैव टू यूज सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे बच्चा मेरे से एक सवाल पूछता है, सर इलेक्ट्रोलिसिस भी तो सिंपल मेथड है, तो हम बोलेंगे थोड़ा प्रिसाइज हो जाते हैं कि इट इज़ सिंपल फिजिकल मेथड्स, मतलब ऐसी टेक्निक्स जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ओके, फिजिकल मेथड्स, यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है, व्हाट डज फिजिकल मेथड मीन्स? फिजिकल मेथड मीन्स जिसमें हम दो डिफरेंट स्टेट, जब दो सब्सटेंस डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो तो उन्हें सेपरेट करने के लिए जो तरीके लगाते हैं उन्हें फिजिकल मेथड्स बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा ये भी पूछता है, सर फिजिकल और केमिकल में फ़र्क बता दो, तो मैं बोलूँगा फिजिकल और केमिकल में बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है। अगर किसी दो सब्सटेंस में फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला, लेकिन उनके बीच में जो स्टेट है उसका फ़र्क है, जैसे वाटर सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, और वाटर लिक्विड भी हो सकता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दोनों की फिजिकल स्टेट अलग है, तो हम बोलेंगे दे आर डिफरेंट फिजिकल सब्सटेंस, या इनमें जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं? जो स्टेट चेंज करे विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। लेकिन अगर हमने बोला CH4 का कंबशन हुआ तो उसने क्या बनाया? CO2 एंड H2O। इसमें क्या हुआ? इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, और इसमें जो चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। तो आई गेस क्योंकि हमें ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत परेशान करेंगे आगे, तो इसीलिए हम इस पर टाइम लगा रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन क्या होती है? विच इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें कोई चेंज हो जाए। यानी कि अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज फिजिकल चेंज, तो विच इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल स्टेट्स। सेम वे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। देन आपसे पूछा जाए व्हाट इज केमिकल चेंज, सेम थिंग, केमिकल चेंज इन्वॉल्व चेंज इन केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। वो क्या इन्वॉल्व करते हैं? केमिकल रिएक्शन में चेंज इन्वॉल्व करते। तो छोटी छोटी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर हम रीड करने की हैबिट डाल लें बिगिनिंग से एनसीईआरटी की, तो मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, एंड तक हमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। हमें केमिस्ट्री में डाउट क्यों होता है? हम डेफिनेशन को कनेक्ट नहीं करते। जैसे हमें डाउट आता है ना, तो हमें उसे डेफिनेशन से जोड़ना चाहिए। जैसे लेट से मेरे को डाउट आया कि व्हाट इज एटम, या नहीं व्हाट इज एलिमेंट, तो मैं पहले एलिमेंट की डेफिनेशन में जाऊँगा कि एलिमेंट हैज सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो बच्चा कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम और एलिमेंट, तो मैं बोलूँगा एटम और एलिमेंट में बस यही फ़र्क है कि एलिमेंट में वो एटम्स रिपीटेडली बहुत सारे होते हैं। कार्बन एटम मिलियंस ऑफ बिलियंस होते हैं, तो उसे हम एलिमेंट बोल देते हैं। और अकेला सिर्फ एक कार्बन होता है तो हम उसे एटम बोल देते हैं। बिकॉज व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट फॉर्म, मैटर की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। ओके तो जो भी डाउट आए आप उसे डेफिनेशन से क्लियर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सोचने का प्रोसीजर ही बता रहा हूँ कि कभी भी डाउट आए रेफर टू द डेफिनेशन। मैं बता रहा हूँ 90% डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर खुद ही फाइटिंग कैपेबिलिटी है, मतलब दो एक्स और वाई स्टूडेंट जो एक अच्छा स्कोर कर रहा है, रेगुलरली ग्रो कर रहा है, वाई जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है या रेगुलरली ग्रो नहीं कर रहा, दोनों के एक एटीट्यूड में बहुत छोटा सा फर्क होता है। एक को डाउट आता है, वो नोट्स में डेफिनेशन देखता है, बुक्स में देखता है, उसके बाद समझ नहीं आता तो टीचर के पास जाता है। दूसरा डायरेक्टली टीचर के पास जाता है। आप बस ये थोड़ा सा चेंज ले आओ। आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको अपना स्कोर 500 से 700 लाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बस यही एक छोटा सा एटीट्यूड में चेंज ले आओ। आप विदिन 2 वीक्स में आप अपने स्कोर में ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। बिकॉज वो एक ही दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके लिए हम नोट्स नहीं पलटते और उसे पूछ लेते हैं और वो डाउट रह जाता है। वो एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फटाफट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए, तो सामने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखा जाए, हमारे सामने है। तो हमारे सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ये एग्जाम्पल दे रखा है कि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। फिर बोला है कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट फॉर्म H2,
सेम वे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी कंबाइन हुए तो ये क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जब सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे किसी के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। तो क्वेश्चन आता है सर ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या O2 के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, यस, तो इट इज एलिमेंट। फिर बच्चा डाउट पूछता है सर ओजोन एलिमेंट है, फिर मैं बोलता हूँ रेफर टू द डेफिनेशन, ओजोन में क्या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, तो आप बोलोगे यस सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, तो मैं एटम है तो मैं बोलूँगा यस ये एलिमेंट है। फिर एक बच्चा पूछता है सर वाटर एलिमेंट है, तो मैं बोलूँगा क्या वाटर के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है, नहीं सर उसमें दो अलग एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट उसमें एक खास बात है दोनों एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन है, तो मैं बोलूँगा ये क्या हुआ, ये कंपाउंड हुए, क्या हुए ये कंपाउंड्स। ओके, तो यू कैन से यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या होता है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं आप धीरे धीरे, तो आप सीधे कह सकते हो कि कंपाउंड्स हैव सेम टाइप ऑफ, जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कंपाउंड्स हैव सेम टाइप ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, उनके अंदर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, एंड इट इज ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट और कंपाउंड्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ये मैटर की प्योर फॉर्म होती है। ओके, नाउ अब आगे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं वाटर बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं CO2 बना रहे हैं, तो दिस इज द डिपिक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डिपिक्शन ऑफ योर कंपाउंड्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, मतलब अब हमें मैटर मतलब मटेरियल या मैटर एक ही चीज़ है विच हैज़ वेट, अब हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाना है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स अगर मुझे उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाना है तो यानी मुझे उसे मेज़र करना पड़ेगा, तो उसे मेज़र करने के लिए मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, तो NCERT में तो बहुत लेंदी लाइन में लिखा हुआ है, मैं आपसे सिंपली आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले कोई भी वेदर इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का आपको सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, वेट, क्या करेंगे, वेट। तो टू कैलकुलेशन ऑफ वेट और ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हम वेट और मास में ज़्यादा फर्क नहीं करते। फिजिक्स के स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वेट लेंगे या मास लें, ऑब्वियसली टेक्निकली तो ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या है, वेट, बट आप मास भी लिख सकते हो बिकॉज जी से बहुत ज़्यादा फर्क उस पर नहीं आएगा, तो यू कैन से नेग्लिजिबल वैल्यू, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ जी। तो कैलकुलेशन ऑफ वेट, वेट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको वाटर मेजर कर, वाटर का कितना वेट होता है, आप क्या करोगे, पहले एम्प्टी वेसल लोगे, फिर उसके अंदर वाटर डालोगे, फिर उस फुल वेसल का वेट करोगे, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट वेट। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, वेट ऑफ एम्प्टी वेसल, वेट ऑफ एम्प्टी वेसल, और उसमें पहले क्या, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेट ऑफ फिल्ड वेसल। तो आप पहले क्या करोगे, अब सर हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, आप सॉलिड का वेट तो डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ भी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में लेने जाते हो तो डायरेक्टली तौल के आपको दे देते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस को पैक करना पड़ता है, इसीलिए उनका वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ फिल्ड वेसल, फिल्ड वेसल में से हमें निकालना है वेट ऑफ एम्प्टी। अब जब वो वेसल खाली है तो जनरली इसे गैस के लिए यूज करेंगे, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, वेट, बिल्कुल सही। अब वेट कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकालना है, आफ्टर वेट वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, तो कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, तो आई गेस आप समझ गए, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, सभी ने दूध खरीदा होगा, तो वो क्या करता है, एक मेजरिंग स्केल लाता है अपने साथ दूध वाला, तो वो मिल्क मैन मेजरिंग लाता है और फिर उससे आपको मेजर करके दे देता है 500, 200 और व्हाट, ठीक है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट वॉल्यूम ऑल्सो। या अनदर वे, अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको बताइए कि डेंसिटी नोन है, अब इनमें से कोई भी एक चीज़ नोन हो सकती है, एक अननोन, तो डेंसिटी क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, टेक्निकली तो वेट वर्ड ज़्यादा सही है, बट केमिस्ट्री में हम वेट और मास बराबर सा लेते हैं, तो डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम, जो डेंसिटी है वो वेट बाय वॉल्यूम है। अगेन डेंसिटी भी क्या मेज़र की गई है, बाय यूजिंग अ रेफरेंस, और डेंसिटी मेज़र करने का रेफरेंस पॉइंट क्या है, वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। नाउ अब आपने वॉल्यूम मेज़र कर लिया, आपने वेट मेज़र कर लिया, अब आप क्या करोगे, प्रेशर मेज़र करोगे, क्या मेज़र करोगे, प्रेशर।
तो जनरली आपको पता है कि किसी सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर तो कैलकुलेट करना इजी है बाय यूजिंग फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन अगर किसी गैस का प्रेशर मेजर करना है तो अब आप क्या करोगे? आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और अर्थ पे एक्सेलरेशन क्या है? जी, एरिया इज ए। अब अगर हमें गैस दे रखी है तो उसका प्रेशर मेजर करने के लिए हम उसे हाइट से मल्टीप्लाई और हाइट से डिवाइड करते हैं। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट mgh बाय वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप सबको ये बात पता है कि प्रेशर मेजर करने के लिए जो हम बैरोमीटर यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है? मरकरी। मींस अगर मुझे किसी का भी प्रेशर निकालना है तो यहां पे मुझे डेंसिटी किसकी लेनी है? मरकरी की, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी? इट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। अब ग्रेविटी देखो यहाँ यूनिट सबकी सेम रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट 1 एटमॉस्फेयर पे हाइट होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर मैं चाहता हूं कि आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, दैट इज योर होमवर्क। सॉल्व करके आप इसे ज़रूर कमेंट करना कि आपका प्रेशर का वैल्यू क्या है, फिर आपको एक बड़ा अच्छा रियलाइजेशन होगा एंड दैट आई विल ऑल्सो एंजॉय, और आप भी एंजॉय करोगे इस चीज़ को। प्रेशर के बाद अब आपको किसी भी चीज़ का क्या मेज़र करना है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मेज़र करता है एनर्जी की वो फॉर्म जो इन फॉर्म ऑफ हीट स्टोर होती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हीट की फॉर्म में कोई चीज़ स्टोर है तो हम क्या करेंगे? उसे मेज़र करेंगे टेम्परेचर। अब क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं आपको बात बोलूं तो डिग्री फ़ारेनहाइट और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फॉर्मूला याद करने में। अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो आप मैथ्स का यूज़ करिए। मैथ्स में किसी भी दो चीज़ में रिलेशन कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स। जैसे हमारे पास जो स्केल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास सेल्सियस स्केल, दूसरा है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अब एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक है केल्विन। केल्विन स्केल इज़ वेरी इजी। तो केल्विन स्केल बच्चे को सबसे ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि उसमें बड़ा इजी रहता है ये समझना कि 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब कोई भी टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, तो इन दैट केस टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा? तो यू कैन से केल्विन स्केल में हो जाएगा 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन। नाउ बट अब हम क्या कर रहे हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालेंगे। तो स्केल का लोअर लिमिट है 0 डिग्री, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स विच इज़ 100। फ़ारेनहाइट में लोअर है 32, अपर कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स। यहाँ से आप सॉल्व करके इजीली समझ सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस इज 100 बाय 180 विच इज नथिंग बट 5/9। नेगेटिव साइन अंदर ले जाएंगे तो f माइनस 32। तो जो भी याद रहे, हमारा तो पर्पज़ है कि आपको फाइनली ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट रिलेशन। तो कुछ भी याद रहे आप इसे सॉल्व करिए। और एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं? आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो सॉल्व करके बताइए। नाउ अब थोड़ा कुछ एनसीईआरटी की लाइन का भी अध्ययन कर लें, पढ़ाई कर लें इसकी भी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। आप किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी जब मेज़र करते हो तो वो उसकी आइडेंटिटी को बिना चेंज किए मेज़र करते हो। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। जो मेजरमेंट है या ऑब्जर्वेशन है केमिकल प्रॉपर्टीज को,
का उसे किसी केमिकल चेंज के होने की द मेजरमेंट डू नॉट रिक्वायर द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैंने थोड़ा मिस कर गया एक लाइन कि केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मेजर करनी है तो केमिकल चेंज होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए ऐसा कोई चेंज होने की ज़रूरत, केमिकल चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मतलब ये देखो वो बोल रहा है यहाँ पे कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होना, मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना फॉर्मूला चेंज किए आप उसका वेट मेज़र करते हो, प्रेशर, टेम्परेचर सब मेज़र कर लेते हो। लेकिन अगर कोई केमिकल चेंज मेज़र करना है तो केमिकल होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप मेज़र कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डज नॉट रिक्वायर केमिकल चेंज। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो उसमें केमिकल चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ऐसे यूज़ कर लिया कि आप कंफ्यूज ही हो जाओ। ठीक है, तो वो सिंपली ये कह रहा है कि अगर आप फिजिकल चेंज प्रॉपर्टीज़ मेज़र कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब, तो उसमें केमिकल चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेज़र कर रहे हैं तो केमिकल चेंज होने की ज़रूरत है। द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, अब आप खुद सोचो आप कौन कौन सी चीज़ ऐसी मेज़र करते हो। मतलब आई वॉन्ट यू टू थिंक हेयर कि आपको यहाँ पे सोचना है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ यू मेज़र। मतलब आप खुद सोचिए यहाँ पे कि वो प्रॉपर्टीज लिस्ट करिए विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या एनी केमिकल चेंज। मैं लेकिन केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ तो आपको समझ आएगा कि अरे ये तो बेसिकली क्या है। अभी जो हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें ही ऐसी हैं जिसमें कोई केमिकल चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही बात वो कह रहा है। अब अगर वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंज होगा तो पता करेगा। अब आप सोचो, ये सोचना मुश्किल है, इसीलिए इसका हम आंसर भी लिखेंगे आपके लिए। लिस्ट प्रॉपर्टीज, वैसे मैनी प्रॉपर्टीज, बट हम उसे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। लिस्ट प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज। ऐसी प्रॉपर्टीज लिखिए जिसमें केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज। तो अगेन क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा हेल्प करिए अपने दोस्तों की। क्या है कि अभी जो भी बच्चे एनसीईआरटी की सीरीज़ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, फन, एनर्जी ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें बोल सकते हो कि फिर तो आप प्रशांत सर का वीडियो ना ही देखें, ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ ही नहीं आते जो बीच में तुम्हें हंसा सके। तो इन दैट केस लेक्चर इज़ वेरी प्लेन एंड मे बी वेरी ड्राई। तो इस केस में तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। और आई विल ट्राई कि चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव किया जाए और इन्फॉर्मेशंस के थ्रू इंटरेस्टिंग किया जाए, क्योंकि अगर हम किसी और तरीके से इंटरेस्टिंग करेंगे तो कई बार मुद्दा भी डेविएट हो सकता है। बट सोचने का तरीका है, काफ़ी लोग इसी को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो लिस्ट प्रॉपर्टीज़ विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज। ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताइए जिसमें केमिकल रिएक्शन हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो आपने एन फैक्टर पढ़ा है, काफ़ी परेशान करती है ये आपको। तो एन फैक्टर में क्या आता है, बेसिसिटी, एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल चेंज की हैं। तो एन फैक्टर तो मैंने याद करने के लिए बोला है, आप याद रखिए एसिडिटी और बेसिसिटी। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व केमिकल चेंज। फिर इंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी पढ़ते हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल चेंज। तो इन्हें मेज़र करने के लिए तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अलग अलग चैप्टर तक पढ़ने पड़ते हैं केमिकल चेंजेस को मेज़र करने के लिए। लेकिन फिजिकल चेंज मेज़र करने के लिए एक छोटा सा चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ता है, या यू कैन से बहुत छोटा सा पार्ट, 20% आपको याद होगा, जिसमें हम डिस्टिलेशन वगैरह पढ़ते हैं। या अगर आप, जो हो सकता है कोई 11th का बच्चा भी देख रहा हो इसे, तो उसको ये पता, ये ऑर्गेनिक में बिगिनिंग में मिलेगा। तो राइट नाउ अब आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ लिस्ट करनी है और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको यहाँ सोचना है, जिससे बहुत सारा आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना है, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्वांटिटेटिव है नेचर में, इसका मेजरमेंट देखते हैं। तो अब मेज़र करने के लिए यूनिट है हमारे पास SI, तो आपको सभी को पता है SI यूनिट। तो ये टेबल आप याद रख लेना
कि SI यूनिट में क्या फिजिकल यूनिट्स होंगी, तो देखो लेंथ होगा हमारा किसमें, इट इज़ इन मीटर्स। मास अगर SI में है तो क्या होना चाहिए, kg। टाइम SI में है तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकेंड्स। अगर करंट SI में है तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन। तो आप देखेंगे पूरी केमिस्ट्री में केल्विन से ही डील करेंगे, एंड वी यूज सिंबल कैपिटल T, क्योंकि स्मॉल t यूज होगा टाइम के लिए या टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स, मोल लिखेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी बिल्कुल यूज नहीं होगा इसमें, बट स्टिल लिख देते हैं कैंडला, एंड CD इज इट्स यूनिट। नाउ डेफिनेशन ऑफ SI बेस यूनिट। तो यहाँ पर अगेन आई नो कि क्या कहते हैं, मे बी मेनी स्टूडेंट्स हैव स्किप्ड इट इन देयर NCERT पार्ट। तो यूनिट ऑफ लेंथ, अब अगेन स्टूडेंट मेरे से बोलेगा सर आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ाओ। अभी मैं कोशिश करूँगा कि इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑलमोस्ट पूरा NCERT बना दे, लेकिन उसमें आपको अब खुद सोचना है, बिकॉज मैं तो पूरी NCERT पढ़ाऊँगा, बिकॉज एक्चुअली मैं तो किसी सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ कि मेरे को पता हो गया पेपर में क्या आएगा क्या नहीं, तो इसलिए हम तो पूरी NCERT पढ़ाने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर हमने छोड़ा है, आपको शायद ज़्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़िए। नाउ इम्पॉर्टेंट हम कब पढ़ते हैं, जब हमें बिल्कुल हमने आज ही जागे हों 2 महीने पहले और हमें तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप तैयारी 3 साल से कर रहे हो तो हमें कभी भी इंपॉर्टेंट पे ध्यान नहीं देना। कब अगर आपके पास तैयारी का 2 साल का टाइम है तो हमें कभी भी इंपॉर्टेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। 1 साल है तो भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया कि क्या इंपॉर्टेंट, कब इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है। तो यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर सिंबल M इन SI यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की एक फिक्स वैल्यू ली है 299792458। तो देखिए ये वेलोसिटी ऑफ लाइट याद करके आप इसे किसी, मैं बच्चे मेरे से बोलते हैं ना सर कैसे याद करें, पासवर्ड बना लो किसी भी अकाउंट का, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी याद हो जाएगी इस बहाने। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट मीटर पर सेकेंड, द सेकेंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी। और सेकेंड को किस में डिफाइन किया है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेफरेंस, हमेशा रेफरेंस लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का रेफरेंस क्या है, सीजियम। यूनिट ऑफ मास, तो अब क्या होता है ना, जो तुम्हारा बिट्स का पेपर होता है, बिट्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं NCERT से। यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल kg होता है SI यूनिट में। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6626070015 into 10 raised to power minus 34 when expressed in joule seconds, which is equal to kilogram meter square per second, where the meter and seconds are defined in terms of c and nu। अब आपको पता है कि आपको मीटर डिफाइन करना है तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, और फ्रीक्वेंसी सेकेंड डिफाइन करना है तो सीजियम की फ्रीक्वेंसी चेंज। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। सिंबल S, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी। बोल ही रहे हैं कि सीजियम फ्रीक्वेंसी की एक फिक्स वैल्यू लेनी है। द अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 एटम इज दिस लो। ये भी एक नया पासवर्ड मिल गया है तुम्हें, 9192631770 व्हेन एक्सप्रेस, और ट्रस्ट मी ये पासवर्ड कोई गेस नहीं कर पाएगा आपका कभी। व्हेन एक्सप्रेस इन यूनिट हर्ट्ज विच इज इक्वल टू पर सेकेंड। तो वो क्या कह रहा है, सीजियम भी आपको फिक्स है, 133 आइसोटोप लेना है। आपको पता है सभी के आइसोटोप्स होते हैं, तो सीजियम का 133 ही लेना है। देन इलेक्ट्रिक एम्पियर की बात, तो एम्पियर का सिंबल हो जाएगा A। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज 1.6021766634 into 10 raised to power minus 19 when expressed in unit C, which is equal to AS, where the second is defined in terms of, again second तो हमेशा क्या है, basic frequency of cesium। कैल्विन का सिंबल क्या होगा, K, और इसे हमने डिफाइन कैसे किया है, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसे कैसे डिफाइन किया, टेम्परेचर केल्विन को हमने फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ली है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.380649 into 10 raised to 23 when expressed in unit joule per Kelvin।
इसे किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जूल पर केल्विन में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को। और ये किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन, वेयर किलोग्राम मीटर और सेकेंड जो हमने प्रीवियस रेफरेंस लिया है वही है। मोल, मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का ही तो पढ़ना है अगली क्लास से। द मोल सिंबल इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर 6.022 लिखें या 23 लिखें, तो मैं बोलूँगा 6.022 लिखो, राउंड ऑफ करके भी 3 नहीं आ रहा है। 14076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज, ये किसी सब्सटेंस के एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपसे बोला जाए मार्केट से चीनी ले आओ, एक चीनी ले आओ, तो कंफ्यूजन, एक चीनी, किलो क्या लाना है, दर्जन क्या लाना है। तो ऐसे ही मैंने बोला एक कार्बन ले आओ, क्या, तो बोलना पड़ेगा 1 मोल, मतलब मेजरमेंट की यूनिट है। दिस नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज कांस्टेंट, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पर मोल, और इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल n ऑफ अ सिस्टम इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। ये बता रहे हैं कि कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज है, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो उसके अंदर कितने टाइप ऑफ वो जो एंटिटीज है कितने नंबर में है, दिस इज योर मोल। एन एलिमेंट्री एंटिटी मे बी एन एटम, मे बी अ मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। देन कैंडला, ये तो लाइट का पार्ट है फिजिक्स का। द कैंडला सिंबल इज एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये गिवन डायरेक्शन में ही डिफाइन है, मतलब हो सकता है कि हर डायरेक्शन में ये अलग हो। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 into 10⁻12 हर्ट्ज। अगेन आपको ये याद ही करना पड़ेगा। फिर कैंडला के लिए वो बोल रहे हैं 683 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट LM पर W, यानी वॉट होगा, और यू कैन से विच इज़ इक्वल टू CD/SR/W, ये फिजिक्स का वो कंसेप्ट है, किलोग्राम है आगे, CD/SR किलोग्राम मीटर स्क्वायर S3, वेयर, अब यहाँ पे फुल फॉर्म भी गिवन है, किलोग्राम मीटर सेकेंड आर डिफाइन इन टर्म्स ऑफ ऑलरेडी। किलोग्राम को डिफाइन किया है प्लैंक्स कांस्टेंट से, मीटर को डिफाइन किया है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, और टाइम के सेकेंड को डिफाइन किया है फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ सीजियम। ये भी आपको लर्न करने हैं, आपको कन्वर्जन में हेल्प करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप देख लो यहाँ पे सबसे बड़ा है योटा, योटा कितना होता है 10⁻24, फिर होता है जीटा 10⁻21, एक्सा 10⁻18, then we have beta 10⁻15, then we have tetra 10⁻12, tera sorry not tetra, then we have giga 10⁻9, तो गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो तो सबको पता होता है। अब यहाँ चलते हैं, तो when you have yocto 10⁻24, then you have zepto -21, then you have atto -18, मतलब फिर फेमटो इज 10⁻15। तो आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ा रिलेट कर सकते हो, -24 इज योक्टो एंड +24 इज योटा, मतलब वाई सही है। 10⁻20 इन जेप्टो और +21 इज जेटा, -18 इज एटो और +18 इज एक्सा। तो कहते हैं ना रैग्स टू रिचेज, आप अपने आप फ्रेज बना सकते हो, जैसे बोलते हैं कोई गरीब अमीर बन गया, मतलब छोटे से बहुत बड़ा बन गया, तो आप उसके लिए केमिस्ट्री में एक फ्रेज बना सकते हो, फ्रॉम योक्टो टू योटा या फ्रॉम जेप्टो टू जेटा, या फ्रॉम एटो टू एक्सा, या फ्रॉम फैमटो टू पेटा। तो ऐसे फ्रेजेस बनाने से ये कठिन शब्दों की जो भाषा है ये आपको याद हो जाएगी, और कन्वर्जन्स भी, ठीक है। तो अब आप किसी को बताना है कि ये यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो आप बोल सकते हो कि कोई इंसान छोटे से बहुत बड़ा बन गया, तो आप बोल सकते हो यस ही बिकम्स, मुझे ना बोलने में ज़्यादा अच्छा एटो लगा, तो आप बोल सकते हो ही बिकम्स एटो टू एक्सा, या आप जेप्टो टू जेटा भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं इस वाले पार्ट को, इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट से हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट मोल, कि जब हमने मेज़र करना शुरू किया मैटर को,
तो मोल का नंबर ये सब कैसे हमने डिस्कवर किया, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो जस्ट वी फिनिश आवर लेक्चर हेयर. थैंक यू.